सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि चाहे सर्विस ओरिएंटेड आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे प्रोडक्ट ओरिएंटेड आईटी इंडस्ट्रीज़ हो, वहाँ पे जब भी फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे एसोसिएट होते हैं जिनको डेवलपर का रोल मिलता है, या टेस्टर, या एनालिस्ट, या सपोर्ट। एंड समहाउ जैसे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंपटीशन होता है स्ट्रीम के बीच में कि कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, इसी तरीके से रोल्स के बीच में भी कंपैरिजन होता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी रोल उसका कंपैरिजन करना सही है या गलत है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और अगर वो ज़रूरी नहीं है तो वो इंडस्ट्री में क्यों होते हैं। मैं इन सभी चीज़ों का आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, उनकी इम्पोर्टेंस को समझाना चाहता हूँ, ताकि जब भी आप आईटी इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन करें तो एटलीस्ट इस चीज़ के लिए ना वरी हो कि मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इन केस अगर मैं एज एन एक्सपीरियंस उस चीज़ को लेता हूँ तो क्या वो मेरा अच्छा करियर पाथ बनाने में हेल्पफुल होगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं प्रशांत मालवी। I have been working in IT experience since 2008. I'm certified Azure architect. I have done Java programming certification also earlier. I have done BTech from computer science. I have done diploma in advanced computing from CDAC Bangalore also. So in general, आप लोगों को पता ही है कि आजकल मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज दो मेन कल्चर कह सकते हैं, प्रोसेस कह सकते हैं, फॉलो करती ही हैं, दैट इज़ नोन एज एजाइल एंड डेवसेकऑप्स, जिनके बारे में डिटेल ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप एजाइल और डेवसेकऑप्स को समझ सकें। तो जिस तरीके से आपको पता ही है कि हमारे थ्रू आउट ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि नॉलेज एंड स्किल बढ़ चुकी है, तो जो हमारे कस्टमर होते हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हम उस पेस में, उस कंपटीशन के साथ में अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकें। नॉट ओनली सर्वाइव कर सकें बट एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर सकें जो कि सभी फॉलो करें, ठीक है, एंड कीपिंग द लॉन्ग टर्म ऑल्सो इन फ्यूचर। सो एजाइल एंड डेवसेकऑप्स one of the kind of methodologies or process or culture which actually help them, and that is the reason earlier जो वाटरफॉल मेथडोलॉजी को फॉलो करके हमारे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते थे उनको अपडेट किया गया। उनमें से कुछ कॉमन है और कुछ नए रूल्स भी निकल के आए हैं, और उसके अलावा देखिए डोमेन और स्पेशलिटी के बेसिस में हर जगह हमारे रूल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत कॉमन वंस की बात करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर एजाइल की बात करें, सबसे पहले तो देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी टाइमलाइन होती है जिसमें आपको कोई टास्क कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बेसिस पे आप आइदर सर्विस क्रिएट करेंगे, सर्विस में भी इन अ सेंस एपीआई हो सकती है जो कि अदर्स कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे। आइदर यू विल क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट विल बी यूज्ड बाय योर क्लाइंट्स, कस्टमर्स। सो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, और जब प्रोडक्ट एक बन जाता है, जो स्टेबल हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ एनहेंसमेंट्स होते हैं और उसके बेसिस पे उनके सपोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आईटी इंडस्ट्रीज़ में आई वुड से डेवलपमेंट का काम प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी से बहुत ज़्यादा होता है, सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज में सपोर्ट का काम ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वहाँ सपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा रहता है। क्या होता है सपोर्ट का काम, वो हम अभी से समझाते हैं आपको, क्योंकि इन जनरल डेवलपर और टेस्टर का रोल देखिए आपको नाम से ही क्लियर हो जाता है। जैसे कि जो डेवलपर्स हैं, अगर आप एजाइल को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे एक स्क्रम मास्टर आपका होगा, जो कि एज ए काइंड ऑफ आपका मैनेजर या लीड कह सकते हैं आप, और उसको टेक्निकल लीड या मैनेजमेंट के एक्चुअल प्रोडक्ट या प्रोग्राम मैनेजर से कंफ्यूज मत होइएगा। वो आपकी स्क्रम टीम को लीड करने के लिए है। स्क्रम टीम को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, या कोई भी उनकी नीड है, उनको फुलफिल करने का काम स्क्रम मास्टर का होता है। ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि अगर मान लीजिए आपकी किसी प्रोडक्ट में कई मल्टीपल टीम्स बनी है, क्योंकि आइडियली ये कहा जाता है कि अगर आप एजाइल में स्क्रम मेथडोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एजाइल में कई मेथडोलॉजीज होती हैं, स्क्रम इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन, तो वहाँ पे 8 से 9 या हार्डली 9 से 10 मेंबर्स के ज़्यादा एक स्क्रम टीम में नहीं होने चाहिए। तो अगर 2-4 आपकी स्क्रम टीम बनी हुई है तो वहाँ पे स्क्रम मास्टर भी 4 होंगे, मतलब जितनी भी टीम्स हैं उतने स्क्रम मास्टर होंगे। वो सारे स्क्रम मास्टर भी आपस में मिलते हैं, वो देखते हैं अगर कोई चीज़ ओवरलैप है या किसी तरीके से हेल्पफुल करनी है, उसे स्क्रम ऑफ स्क्रम कहते हैं। तो वो उनका आइडियली इस तरीके का रोल होता है
किसी भी स्क्रम टीम में जो टीम मेंबर्स होते हैं, इन जनरल ये एक्सपेक्टेशन होती है वो फुल स्टैक डेवलपर है। मतलब कोई इस तरीके की डेफिनेशन नहीं डिफाइन की जाती है जैसा कि वाटरफॉल में होता था कि जावा डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, डॉटनेट डेवलपर, डीबी डेवलपर, ओरेकल डेवलपर, मिडिल स्टैक डेवलपर, ये सभी अलग अलग होंगे, अलग अलग तरीके से काम करेंगे। पहले आर्किटेक्ट में डिज़ाइनिंग होगी, वो आर्किटेक्ट का काम आएगा, उसके बाद उसने जो चीज़ें फ्रीज कर दी डेवलपमेंट को एकदम वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। ऐसा अब काम नहीं होता है, जो कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है तो आप मेरे एजाइल की वीडियो को देख के अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइडियली यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंटल बेसिस पे हमें काम करना है। जो हमारे स्क्रम में डिफाइन हुई हैं चीज़ें, जिनको हमने स्टोरी पॉइंट्स के बेसिस के पे रिक्वायरमेंट ली हुई है, उन्हें कंप्लीट करना है। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं तो वहाँ पे ऐसा डेफिनेशन नहीं आना चाहिए कि ये मैं ओरेकल के नॉलेज का बंदा हूँ, जब तक फ्रंट एंड से कोई काम नहीं हो जाएगा या बैक एंड से वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो मैं फ्रंट एंड नहीं कर पाऊँगा। आपको दोनों स्किल सीखनी है ताकि जो काम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इंडिपेंडेंटली आप खुद के अपने ही दम पे, अपने ही स्किल के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे विदाउट एनी डिपेंडेंसी उसको कंप्लीट कर सकें। तो वो टीम में इसीलिए डेवलपर्स इन जनरल यूनिट टेस्टिंग का भी काम करते हैं, डेवलपमेंट का भी काम करते हैं और ऑटोमेशन टेस्टिंग का भी काम करते हैं ताकि फुल प्रूवन चीज़ें रहे। टेस्टर का रोल यहाँ पे कम हो जाता है क्योंकि जो टेस्टिंग का काम होता है वो जो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली निकल के आया है, आपने जो ऑटोमेशन कर रखा है टेस्टिंग का, वहाँ के जो रिजल्ट्स होते हैं एक तरीके से वो डेवलपर मैनुअल टेस्टिंग करके भी वेरीफाई करता है। अभी मैं यहाँ जो टेस्टर की बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन लेवल और फंक्शनलिटी टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब डेमो आता है तो प्रोडक्ट ओनर उनको रेफ़र करता है, जो भी आपने टेस्ट स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं उनके बेसिस पे वो ओके बोलता है। जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो अपनी रिक्वायरमेंट के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बेसिस पे चेक करता है, यूजर स्टोरीज़ के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बेसिस पे मैच करता है और फिर उन्हें ओके बोलता है। अब यहाँ पे जो टेस्टर का काम है एक तरीके से आप मान सकते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, जो बहुत मेजर पार्ट होता है आज के ज़माने में, उन सब चीज़ों के बारे में टेस्टिंग करना होता है कि कैसे वो रेजिलिएंट है एप्लीकेशन। कई चीज़ों की टेस्टिंग होती हैं जो हमारे ओवेब स्टॉप सिक्योरिटीज़, बग्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उन सभी चीज़ों की टेस्टिंग होती है। कई लेवल्स होते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग्स के। इसी तरीके से परफॉर्मेंस टेस्टिंग में रिस्पॉन्सेस चेक किया जाता है। तो ये सब चीज़ें मेनली एप्लीकेबल होती हैं टेस्टिंग फील्ड में अगर वो टेस्टिंग टीम को डेडिकेटली चेक करने के लिए दिया जाता है। अब मेन रोल आता है प्रोडक्शन सपोर्ट का। प्रोडक्शन सपोर्ट में देखिए अभी जो मैं वो सिक्योरिटी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के रोल बता रहा हूँ, इन केस अगर आप चाहें तो फंक्शनल टेस्टिंग की भी आप डेडिकेटेड टीम बना सकते हैं। लेकिन ये मस्ट है कि डेवलपर्स ने जे यूनिट टेस्टिंग या एन यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट करी हो, ऑटोमेशन रिग्रेशन टेस्टिंग कंप्लीट कर रखी हो, उनके रिजल्ट्स लगा रखे हो, ताकि ऐसा ना हो कि वो हर सिंपल से सिंपल डिफेक्ट के लिए भी टेस्टर को बार बार एप्लीकेशन लेवल टेस्टिंग करनी पड़ रही है। दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द बिगर पार्ट ऑफ द टेस्टिंग। ठीक है, black box testing, white box testing, that is a separate area that is dedicated to testers, but nowadays because you know unit testing and regression testing, these all things that covered white box and black box testing also. Now we'll come to production support. प्रोडक्शन सपोर्ट में क्या होता है, देखिए एक बार आपके एप्लीकेशन लॉन्च हो गया, उसके बहुत से यूजर्स एक्सेस करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जब ये लॉन्च हो जाता है इतने मिलियंस एंड बिलियंस यूजर्स यूज़ कर रहे हैं, हमें सबसे पहले तो अप्रोच ये रखनी है कि एप्लीकेशन देखते ही समझ में आनी चाहिए। जैसे अमेजॉन हो गया, आपको बाइंग कैसे करनी है, पेमेंट कैसे करना है, हर चीज़ क्लियर है। लेकिन जब किसी स्पेशलाइज डोमेन में कोई एप्लीकेशन बनती है, कई बार चीज़ें वहाँ क्लियर नहीं होती हैं। तो जो यूज़र्स होते हैं वो अपनी क्वेरीज कैसे पूछेंगे, वो डेवलपर्स को तो डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेंगे। व्हाट दे डू, दे हैव बिल्ट अ सिस्टम वेयर दे कैन लॉग टिकट्स। इन जनरल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप टिकट्स कर सकते हैं लॉग। वहाँ पे कई लेवल्स की टीम बनाई जाती है जिनको इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि बहुत कॉमन सी कोई क्वेरीज होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, या कोई वो हो सकता है कि यूज़र अवेयर ही ना हो वो सब चीज़ों को कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें वो हैंडल करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, बट यू डोंट नो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर हैज़ बिन रिटन ऑन द इंस्ट्रक्शन मैनुअल और समथिंग लाइक दैट, यू कैन कॉल दी that particular team or you can log that ticket and whatever team is there they will be able to help you. Suppose in case वो देखते हैं कि नहीं ये तो जनरल प्रॉब्लम ना हो के कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें जैसी एक्सपेक्टेड है वैसी नहीं चल रही है, then they will send to upper level team who may contact to developers and they will verify if there is actually any bug or any defect that they need to resolve. अगर वो रिजॉल्व करते हैं उसको, उसके बाद प्रोडक्शन में फिर से लॉन्च करते हैं। तो प्रोडक्शन सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि
कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और किसी भी लेवल के लोग उनसे अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे ये डेफिनेशन डिफाइन होती है कि किस लेवल का यूज़र आपको अप्रोच कर रहा है, और उसी के बेसिस पे एक SLA डिफाइंड होता है कि विद इन कितने मिनट आपको वो रिस्पॉन्स या क्वेरी सब कुछ कर देनी है। और उसके बेसिस पे हर मंथ पे या कुछ डेफिनेशन क्राइटेरिया होता है हर कंपनी का अलग अलग, ये डिफाइन किया जाता है कि आपने कितने % टिकट प्रॉपरली हैंडल किए, कितने मेजर डिफेक्ट निकले थे, क्या नहीं निकला था, और उसके बेसिस से ये समझ में आता है कि हमारा सिस्टम कितना स्टेबल है। कोशिश ये होती है कि हमारे सिस्टम में कोई बग ना निकले, ताकि कोई डाटा पीछे से चेंज ना किया जाए किसी फिक्स को करने के लिए। ये बेस्ट पॉसिबल सिस्टम की निशानी होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्क्रम मास्टर के बारे में। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे ही दिया है। टेक लीड या आर्किटेक्ट का काम ये होता है कि देखिए, कोई भी सिस्टम होता है उसके पीछे कई टेक्नोलॉजीज होती है। हर टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, डाटा फ्लो होता है, कई बार बहुत मेजर डाटा होता है, उनका माइग्रेशन भी इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ का डाटा क्लाउड से रिलेटेड हो सकता है, ऑन प्रीमाइज हो सकता है। बहुत से ऐसे मेजर डिसीजन होते हैं जो लेने होते हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स का डिसीजन करना पड़ता है, कौन सा डेवलपमेंट में आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि कई डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो उनके पास उनका एक्सपीरियंस नहीं होगा। वहीं सबसे प्राइमरी रोल आ जाता है टेक लीड या आर्किटेक्ट का, जो गाइडेंस देते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल सिस्टम डिज़ाइन करके बनाते हैं, ताकि इवन अगर न्यू डेवलपर भी आता है, सिर्फ उनके डिज़ाइन और अप्रोच को फॉलो करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, तो बेस्ट पॉसिबल सिस्टम बनेगा और बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजर का सबसे मेन काम होता है मैन पावर को हैंडलिंग करना, बजट को हैंडल करना, है ना। जितना बजट डिफाइन होता है उसके बेसिस पे सारी चीज़ें चल रही हैं, और मैन पावर को एक तरीके से कि कितनी टीम साइज चाहिए हमारी, मतलब मेनली उनका कंसर्न रहता है मैनेजमेंट का विद रिस्पेक्ट टू, मोस्टली विद रिस्पेक्ट टू मनी, विद रिस्पेक्ट टू बजट ऑल्सो, एंड टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट बाय द टीम दे यूज टू प्लान in their budget or in their planning and timeline, everything they used to decide on the basis of efforts, and उनके बेसिस पे जो टाइमलाइन निकलती है, देखिए कहीं ना कहीं मॉनिटरी ज़्यादातर चीज़ें हो ही जाती हैं कि आप किस लेवल का रिसोर्स ला रहे हैं और कब तक टाइमलाइन की डिलीवरी करेंगे, यूज़र की जो एक्सपेक्टेशन है उससे आगे पीछे हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इवन जो कई टीम मेंबर्स के कंसर्न्स होंगे, ठीक है, तो इस तरीके से मैनेजमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। और मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी किताब में सिखाई नहीं जा सकती, वो आपके एक्सपीरियंस से आती है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी टफ काम होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें एक साथ लेके चलनी पड़ती हैं, और जो इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं जिनका सोल्यूशन शायद टेक्निकली या डेवलपमेंट की तरह आसान नहीं होता है। डेवलपर्स में क्या होता है कि आपको ऑलरेडी पता है इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, किस तरीके से कोडिंग करनी है, वो लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी की नीड, हर आदमी की थिंकिंग, हर आदमी की साइकोलॉजी, सब कुछ एकदम अलग होती है। तो उनको ऊपर भी डील करना है, उनको नीचे भी डील करना है, तो मैनेजमेंट का वही काम होता है। डिलीवरी मैनेजमेंट का काम होता है एक तरीके से डिलीवरी कराना, जो भी टाइमलाइन डिफाइन हो रखी है उनकी किस तरीके से डिलीवरी करानी है, वो कौन सी अप्रोच, जैसे डेवसेकऑप्स वहाँ पे आ जाएंगे उसको डिलीवरी कराने के लिए, जिसमें बेस्ट पॉसिबल जो टाइमलाइन है उनको रीच करना है, इन्वायरमेंट सेटअप करना है, जो भी आपकी टेस्टिंग होगी, आपका स्टेजिंग इन्वायरमेंट होगा, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होगा, उन सब का टेक केयर करना है। तो ये सारी चीज़ें डिलीवरी मैनेजर का काम आ जाती हैं। क्लाइंट पार्टनर का काम होता है क्लाइंट के साथ उनको एज अ पार्टनर ट्रीट करना, ताकि उनकी कुछ मार्केटिंग, सेल्स, कुछ भी चीज़ें इंप्रूव करानी है, वो सारी चीज़ों में ध्यान देना होता है। या उनको आप ग्रुप लीड भी कह सकते हैं, जो ओवरऑल टीम के साथ में एक टच में रहता है कि हमारी टीम में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जो कि हमारे क्लाइंट के लिए हेल्पफुल होगा उनकी सेल्स या मार्केटिंग करने के लिए। और उनके ऊपर हेड होते हैं, क्योंकि क्लाइंट पार्टनर मोस्टली क्लाइंट के साथ में को रिलेट रखते हैं, तो जो हेड होते हैं वो हमारी, मतलब मान लीजिए कि आप किसी क्लाइंट की हेल्प कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि गूगल हेल्प कर रही है माइक्रोसॉफ्ट की, तो गूगल में जो क्लाइंट पार्टनर होगा वो माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प करेगा। लेकिन अगर गूगल में कोई चेंजेस करने हैं, कुछ डिसीजन लेने हैं, कुछ मेजर करने हैं, तो वो गूगल के हेड से बोलेगा, जो कि वहाँ के CXOs हैं, उनके साथ में कम्युनिकेशन कर सकता है, उनके बेसिस पे डिसीजन ले सकता है गूगल के स्पेसिफिक में, और मे बी दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर क्लाइंट्स ऑल्सो। सो इन दिस स्पेसेस एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कॉमन चीज़ें हैं ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जो हर इंडस्ट्रीज़ में फॉलो होती हैं। कहीं ना कहीं कुछ साइंटिस्ट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ रोल और डिफरेंट हो सकते हैं, डोमेन बेसिस पे एनालिस्ट आ सकते हैं डोमेन बेसिस पे।
तो वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत और डिफरेंट हो सकती हैं। कुछ फाइनेंस के स्पेशल रोल आ सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड स्पेशल रोल आ सकते हैं। वो हर जगह होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आईटी इंडस्ट्रीज़ में ये रोल होते हैं और मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स को डेवलपर, टेस्टर या प्रोडक्शन सपोर्ट के मेनली रोल मिलते हैं। तो उन्हें ये नहीं परेशान होना चाहिए कि हमें इनमें से कौन सा रोल मिला है, अगर मैंने इस पर ये रोल किया तो मेरा कैरियर ख़राब हो सकता है। देखिए, जिस भी रोल को आप करेंगे, आप जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा उस चीज़ में स्पेशलाइज बनेंगे। और अगर उनमें से एक भी रोल वैलिड नहीं होता तो आईटी इंडस्ट्री में वो रोल भी नहीं होता, क्योंकि आने वाले कल में आप उस चीज़ के लीड बनेंगे, उसकी स्पेशलिटी के लीड बनेंगे और आप उसी तरीके से हेल्प करेंगे। देखिए, हो सकता है टेस्टिंग रोल में कुछ लोग सेल्फ लर्निंग करके आर्किटेक्ट या लीड बन सकते हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट में जा सकते हैं। और हर सर्विस ओरिएंटेड या प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज पे कुछ टाइम पीरियड डिफाइन होता है, जिसके बेसिस पे आपकी स्किल, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको अप्रोच किया जाता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। तो आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को पढ़ेंगे, देखिए इतनी बड़ी वास्ट इंडस्ट्री है आईटी इंडस्ट्री की, एक रोल, चाहे आप सपोर्ट की भी बात करें, आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा आप नॉलेजेबल होंगे और उतना ही ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस किसी भी क्लाइंट के लिए या आपकी खुद की इंडस्ट्रीज़ के लिए काम आएगा। तो हर कैरियर पाथ कभी ख़त्म नहीं होता है, और जब भी आप एक स्टैग्नेंट मोड पे आते हैं तो आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आइदर एज ए टेक्निकल आगे बढ़ने के लिए और आइदर एज ए मैनेजमेंट आगे बढ़ने के लिए, जो कि हैप्पीली एक्सेप्ट की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और मेरी तरफ से एक सजेशन आप लोगों को ये है कि कई लोग स्विच पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं मनी के बेसिस पे। आई बिलीव आप जितना ज़्यादा किसी इंडस्ट्रीज़ पे अगर रुकेंगे और आपको चाहते हैं कि कोई लीडरशिप का रोल मिले, तो आपको उस इंडस्ट्री में लंबा टिकना पड़ेगा, क्योंकि जो मनी एक ऐसी चीज़ है जिसका कवर अप किसी भी लेवल पे, किसी भी एक्सपीरियंस के लेवल पे हो सकता है। इनकी कभी कमी नहीं होने वाली है, ठीक है, जब तक आपकी कोई मजबूरी ना हो। तो आई होप दिस information, small information could be helpful to you all. I just shared maybe because sometime all the freshers are always, in a doubt, or if they get any role like support or tester, so they think like, why did not I get developer? See, आपको ये भी रियलाइज़ करना है कि आपकी स्किल क्या है। कई बार क्या होता है, कुछ टेस्टर्स ये होते हैं, सोचते हैं कि नहीं तो मैं तो डेवलपमेंट ही अच्छा कर सकता था, लेकिन जब डेवलपमेंट करने बैठते हैं तो पता लगता है कि यार ये तो मेरे लिए बना ही नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर हो सकता है ये सॉफ्ट स्किल नहीं थी या फिर वो सॉफ्ट स्किल नहीं थी। कई डेवलपर्स को कई बार डेवलपर का काम मिल जाता है लेकिन उनको मज़ा नहीं आता, बाद में वो टेस्टर बन जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि शायद मैं टेस्टिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो देखिए, अपनी स्किल को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आपका मन किस चीज़ में लगता है, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस किस तरीके से होती है, आपकी कुछ अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ भी होंगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कई बार डिफाइन करती हैं चीज़ें। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि अगर आपका मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, आप फ्रैंकली, ऑनेस्टली जाके अपने मैनेजमेंट से बात कीजिए और उनको कन्वे करिए, ताकि बेस्ट पॉसिबल डिसीजन वो ले सकें, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किसी भी रिवॉर्ड्स की वजह से आज नहीं बोल रहे, लेकिन आने वाले कल में कभी ना कभी वो चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। तो बी ऑनेस्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, टू योर मैनेजमेंट ऑलवेज, एंड गो ahead, whatever you are skillful, you know better than any other person. वही चीज़ आप करिए जिसमें आप स्किलफुल हो, ठीक है। So I have given my WhatsApp number also. These things are very common and other than technical, but still if you have any query, you can connect me anytime on my WhatsApp number, or you can mail me also on the given mail ID. And thank you so much for watching this video.